Hello friends, this is Devis in front of you, and today I will solve the sample paper of class 12th, which is very important to you for the board classes. सबसे पहला क्वेश्चन होगा, two capacitors C1 and C2 are charged 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट. दो कैपेसिटर हैं बेटा, जिनको जिनका जो कैपेसिटी है C1 C2 है और उसको 120 वोल्ट और 200 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है रिस्पेक्टिवली. इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर. यह माना जाता है कि जब दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, द पोटेंशियल ऑन ईच ऑफ देम कैन बी मेड जीरो. तो दोनों का जो पोटेंशियल है इक्वल मिला के कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है. देखिए सुनिए, जब उनका पोटेंशियल जो होता है वो बेटा जीरो हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बेटा. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि दो कैपेसिटर बेटा. देखो आपको एक चीज बता देता हूं, कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना. स्टोर एनर्जी. दो कैपेसिटर बेटा C1 C2, और इनको चार्ज किया जाता है बेटा 120 वोल्ट से और 200 वोल्ट से. तो जब इसको एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है तो इनका पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो. कनेक्ट विद द वायर, वायर्स कनेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो. जब पोटेंशियल जीरो हो जाता है बेटा, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम शुड बी इक्वल टू जीरो. क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा. तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? Q1 प्लस में Q2 इज इक्वल टू जीरो. या हम बोल सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू जीरो. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक जो चार्ज कैपेसिटर है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज हो, या दोनों चार्ज जो है प्लस होंगे, तो एक को प्लस ले लेते हैं, माइनस ले सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है. तो Q1 कितना हो जाएगा बेटा? Q की वैल्यू क्या होती है? CV होती है. तो Q1 कितना हो जाएगा? C1V. और Q2 कितना हो जाएगा? C2V. तो इसको वैल्यू को यहां पुट करिए बेटा, C1V1 C2V2. अब इन दोनों को वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो C1V1 प्लस में प्लस माइनस C2V2 इज इक्वल टू जीरो. जब इन वैल्यू को यहां पे पुट करिए बेटा, C1 V1 की वैल्यू थी 120 प्लस माइनस C2 इंटू 200 इज इक्वल टू जीरो. जब देखो इनका जो जीरो से जीरो कट जाएगा और ये 6 टाइम्स, ये कितने बार कटेगा? 2 से 10 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स. ठीक है बेटा. तो इसको हम लिख सकते हैं C3C1 प्लस माइनस 5C2 इज इक्वल टू जीरो. जिस प्रकार का हमारा जो क्वेश्चन है सैंपल पेपर में दे रखा है, यही क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, आगे समझ बेटा. इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, देख लीजिए बेटा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बेटा. ए वायर AB, एक वायर है AB और कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 12 एम्पियर. जैसे मान लीजिए वायर है जिसमें 12 एम्पियर करंट जा रहा है एंड इज लाइंग ऑन द टेबल, एक टेबल पे रखा हुआ है. Another wire CD carrying 5 ampere is held directly above the height of 1 mm. जैसे मान लीजिए एक वायर है, जैसे यहाँ पर है बेटा, और इसके ऊपर एक वायर रखा हुआ है टेबल के ऊपर. ठीक है ना, और टेबल से 1 mm ऊपर कुछ 1 mm की डिस्टेंस पर एक और वायर लिया जा रहा है, इसमें 5 एम्पियर करंट जा रहा है. द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर CD, जो वायर CD है उसका मास पर यूनिट कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ, सो दैट रिमेन्स सस्पेंडेड एट इट्स पोजीशन लेफ्ट फ्री इज. अगर उसको लेफ्ट फ्री कर दिया जाए तो उसका मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? M/L की वैल्यू निकालिए. देखो सुनो बेटा,
जैसे एक टेबल है बेटा, ये एक टेबल ले लिया हमने, इसमें इसके ऊपर एक वायर है, ये यहीं पर रखा हुआ है वायर, ये जिसमें 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, और एक 1 mm ऊपर एक और वायर रखा हुआ है जिसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब बेटा ये आपको देखो, सुनो, जो करंट जा रहा है बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है, सेम डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ भी ले सकते हो आप, इसका मास पर यूनिट लेंथ निकालना है। क्या निकालना? मास पर यूनिट लेंथ। अब आपको पता होगा दो स्ट्रेट वायर्स के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है बेटा, कितना होता है? F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R, ये होता है। और ये होता है बेटा L, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, तो लेंथ की जो वैल्यू है बेटा L इक्वल टू 1 मीटर ले सकते हैं। अच्छा है, यहाँ पे जो R की वैल्यू है 1 mm है, इसको लिख देंगे 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर। और I1 I2 की वैल्यू, I1 कितना है? 5 एम्पियर मान लीजिए, और I2 की वैल्यू कितनी है? 12 एम्पियर। और 2 पाई की वैल्यू आप जानते हो, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 7। इन वैल्यू को यहाँ पुट करिए तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू 12 इंटू 5 ओवर 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अब ये तो आ गया ये वैल्यू, ठीक है। तो 2 पाई से ये 2 टाइम्स कर जाएगा, 12 आएगा 60, 62 या 120, तो 120 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 7 है, यहाँ पे कितना है? 10 टू दी पावर माइनस 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 टू दी पावर माइनस 4, ये तो आ गया बेटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो F है, यहाँ पे जो वायर है, इसका मास m होगा, तो इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा? mg। कितना लग रहा होगा बेटा? mg। तो F कितना हो जाएगा? mg। तो F इज इक्वल टू mg। तो m की वैल्यू निकालिए, 120 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा? g की वैल्यू कितनी लगा देंगे बेटा? 10। 10 से ये कट जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 5 टाइम्स हो जाएगा, और m इज इक्वल टू हो जाएगा 1.20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड के लिए भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें केवल क्या है, दो स्ट्रेट वायर जो दे रखे हैं उनके बीच में हमें फोर्स निकालना, पहले फोर्स निकाल दिया, और ऊपर वाले वायर्स के कारण ही इस पर जो ये बोल रहा है कि ये जो ऊपर वाला वायर है इसके कारण मास पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो पहले इसका मास निकालेंगे, क्योंकि इसको एक ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा एक्ट किया जाएगा, नीचे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो mg हो जाएगा। तो m की वैल्यू निकाल लीजिए, ये जो m है वही मास पर यूनिट लेंथ, मतलब हमने जो लेंथ है 1 मीटर ली है, तो मास पर यूनिट लेंथ वही हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ, m अपॉन l करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। तो यही हो जाएगा हमारा 1.20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 किलोग्राम पर मीटर। ठीक है बेटा, कर लीजिए इसको। क्वेश्चन हमारे लिए है, एक प्रोटॉन, हमारे पास में क्या है? एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड एन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन है बेटा, और एक क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये तीनों दे रखे हैं हमारे पास। एन अल्फा पार्टिकल, ये चार है बेटा अल्फा पार्टिकल। हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है? सभी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेटा सेम है। तो देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ कंपेयर्ड,
तो कंपेयर एस डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो सुनो बेटा, अगर आपको ये नहीं पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ये जो छोटा सा क्वेश्चन है इसको तो तुम्हें आना चाहिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या अपनी होती है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है, मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। तो हमारे डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे, तो हमारे जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो लाइट जो होती है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है बेटा। ठीक है, तो उन्होंने एक इक्वेशन हमें दी थी, जैसे आइंस्टीन की इक्वेशन होती है E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है बेटा, और एक होती है E इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो हाइजेंस की थ्योरी के अनुसार हमें E बराबर एच अपॉन लैम्डा आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो mc स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, c से c कट जाता है तो mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। यहाँ पर जो c है बेटा, इसको हम कंपेयर करके मानेंगे कि ये स्पीड ऑफ लाइट है और मानते क्या होती है ये। ठीक है, और यहाँ पे c को v से कंपेयर कर देते हैं तो एम वी इक्वल होता है एच अपॉन लैम्डा, और तो कितना हो जाएगा बेटा, पी बराबर में कितना हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा। पी का तो रिलेशन ही होता है पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी बोल सकते हो, तो लैम्डा। ठीक है बेटा, अब एक कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू, चलो k लिख देता हूं बेटा, 1/2 m v स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। अब हमने अभी निकाला था बेटा यहाँ से p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा होता है, तो यहाँ से रखिए बेटा ये कितना हो जाएगा h अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर इनटू 1/2m, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। अब बेटा वेवलेंथ का कंपेयर करना है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालिए, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m k, या लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन रूट में 2m k। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m k, तो ये हमारे पास में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी तो बेटा कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है सेम है, और h भी क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है बेटा, लेकिन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में m, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में m। तो इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है वेवलेंथ का। लैम्डा सबसे पहले मास देखते हैं बेटा, इसका मास का कंपेयर कर लेते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे ज्यादा मास किसका हुआ यहाँ पे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन और ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। तो जो जैसे लैम्डा है हमारा, जो हम लैम्डा निकालेंगे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m रूट में m। तो कहने का मतलब है लैम्डा बढ़ता कब है, जब m घटता है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो लैम्डा घटेगा कब, m बढ़ने पर। तो सबसे ज्यादा मास किसका है, इसका है, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बेटा उल्टा हो जाएगा इसका, k अल्फा लेस देन k p इक्वल टू k n इज लेस देन इक्वल टू बेटा m k m। ठीक है ना, नहीं ये तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम है बेटा, यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी, ये बराबर है बेटा
के ई है, लेकिन लैम्डा अल्फा इज इक्वल लेस देन लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा एन और लैम्डा ई, ये निकल के आ जाएगा हमारा रिलेशन। ठीक है बेटा, देखो ये जो छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट था वो भी समझाया तुम्हें, और इसका ये रिलेशन भी हमें आपको बता दिया है। अब एक कंसेप्ट हम ले लेते हैं बेटा, छोटा सा लेते हैं, यही है पूरा, और केवल जो अब वेवलेंथ है उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। अब क्वेश्चन तो हो गया हमारे यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है कि हम वेवलेंथ को कांस्टेंट मानते हैं, लेट वेवलेंथ इज सेम। जब वेवलेंथ सेम हो जाएगी तो लैम्डा अल्फा इक्वल टू लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा एन इक्वल टू लैम्डा ई, सभी की वेवलेंथ बराबर है। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट निकालना है, तो बेटा मास तो यही रहेगा, तो मास ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मास काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट चेक करिए, तो काइनेटिक एनर्जी का और मास का जो रिलेशन होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे, चेक करके आपको बताते हैं बेटा। देखिए के इज इनवर्स, देखो के कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब पता है आप क्या कहोगे कि हमने ये जो रिलेशन लिया है के इक्वल टू 1/2m स्क्वायर, इसको भी तो हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखा हमने बेटा। यहाँ पे वेवलेंथ का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे दे रखी है के इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, तो वेवलेंथ आ गई है, तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन सही है। काइनेटिक एनर्जी का जो कांसेप्ट है मास के साथ में उल्टा होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है मास के साथ में उल्टा होता है जब वेवलेंथ दे रखी होगी, क्योंकि एच कांस्टेंट है, ये भी दे रखी है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो एन के साथ में उल्टा रिलेशन है, तो बेटा यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होगा ऐसे हो जाएगा जिस प्रकार वेवलेंथ का है, ठीक है। के पी इज इक्वल टू के एन इज लेस ग्रेटर देन के ई। तो यहां पर ये जो रिलेशन है बहुत अच्छा है बेटा। देखो लैम्डा जो होता है वेव इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ जो होती है इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होती है। जब देखो जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, जब लैम्डा कांस्टेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था आने वाला था, इसलिए इसको हमने स्किप करके यहीं पे तुमको समझा दिया है, ठीक है बेटा। एक बार कॉपी करेंगे इसको पूरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, द फिगर गिवन बिलो सो वेरिएशन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो एक ऐसा सरफेस होता है जहां जिसके सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट या सेम बोल सकते हो, ठीक है ना, एट एवरी पॉइंट्स इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, थोड़ा सा उसको मैं क्लियरिफाई कर देता हूं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है वो उसी से होगा प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है, ठीक है ना, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाने में जीरो किया जाता है, ठीक है ना। द जीरो वर्क इज डन on taking the charge particle from
1.2 another point। सुनिए बेटा, जब वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको एक कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, दूसरा पॉइंट है यहीं से, ठीक है ना। जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डी आर cos थीटा, F इंटू डी आर cos थीटा। अब हमने निकाल दिया कि वर्क डन ही 0 हो गया। जो वर्क डन 0 हो गया तो ये हो जाएगा F डी आर cos थीटा। अब फोर्स तो जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है वो 0 नहीं होगा, और जो डी आर है जो डिस्टेंस वो भी हम 0 नहीं मान सकते, लेकिन cos थीटा 0 कब हो सकता है, ठीक है ना। cos थीटा कितना हो जाएगा, 0 कब होगा बेटा, cos थीटा जब 0 होता है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है। क्या होती है, थीटा इक्वल टू 90 पर cos 90 इक्वल टू 0। सर ये जो हमारा जो 90 का कंसेप्ट है क्यों लेके आ रहे हैं हम, अब पता है F को हम क्यू ई डी आर cos थीटा लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो देखो चार्ज पार्टिकल तो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर जो वेक्टर पॉइंट है, तो इनके बीच में जो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हम इसलिए एक पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए हमने ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस इस प्रकार बनाया है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके इस प्रकार होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इसके इस प्रकार होगा, इस पॉइंट पे इस प्रकार, यहां से 90 डिग्री बना रहा हूं, ये कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। या इसी प्रकार जैसे हमने ये ले लिया, ये वाला सरफेस, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये जो पॉइंट्स जो निकलेंगे हम बता रहे हैं बेटा, ठीक है ना, वो क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया हमने, और यहाँ पे जितना भी एंगल है, यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा, वो सभी 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है ना। सभी एक दूसरे के साथ में बेटा 90 डिग्री बनाने वाले हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट और हम क्लियर करके चलते हैं आपको, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dv ओवर dr, आपने शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr होता है। क्या होता है बेटा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। तो पता इससे क्या क्लियर पॉइंट होता है, इससे पॉइंट क्लियर होता है कि जो dr है ना वो कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, या इक्विपोटेंशियल जब ये बढ़ेंगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास आएंगे, ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल सरफेस क्लोज टू ईच अदर। तो कहने का मतलब इस प्रकार आएंगे ना, ठीक है ना। चलो ये ले लिया हमने, ये जो पास पास से इस प्रकार, लेकिन जब dr को हम बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, कम, वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो इसका उल्टा लिख दीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अपार्ट टू ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अपार्ट टू ईच अदर। हमने इक्विपोटेंशियल जब फार अपार्ट टू ईच अदर हो गया तो देखो इस प्रकार बनता है, ठीक है ना, ये दूर दूर हो जाएंगे, वहां पे क्या है पास पास हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के दूर चले जाएंगे,
ठीक है बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, देखो ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार का एक सरफेस है, यहाँ पर ये आर पॉइंट रखा है जहां पर -30 वोल्ट है। अब नेक्स्ट है बेटा, मैं यहां पर -25 वोल्ट, ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्रकार जा रहा है यहाँ से, और यहां से इस प्रकार जा रहा है बेटा, ये है -20 वोल्ट, -15 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे -10 वोल्ट। ये पॉइंट पी है। अब सबसे पहले ये बताइए मेरे को कि -30 वोल्ट, -25 वोल्ट और -20, 15, 10, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, ये जो सरफेस बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं इनकी परपेंडिकुलर होगी, या तो हो सकती है इसके बाहर इसके अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव पार्ट की तरफ, जहां पे नेगेटिव पार्ट ज्यादा होगा वहां पे होता है। ठीक है, तो याद रखना ये -10 है, ये -15, तो माइनस जो 15 है बेटा उसकी तरफ जाएगा ये इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर है इसकी। अब बताइए कि यहाँ पर कितना है 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही बढ़ जाएगा तो बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऊपर की तरफ ही तो जाएगा इसका, तो यहाँ पे आर पॉइंट पे कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ ये हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन हमने बता दिया बेटा, यही मेन पॉइंट था। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पर कम होता है उसकी तरफ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और आप समझ सकते हो कि जो डायरेक्शन -15 वोल्ट, -10, 20, 15 ये कम होते जा रहे हैं बेटा, और जहां पर कम होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर ही होती है। तो ये होगी पी पॉइंट पर लेफ्ट साइड में, और आर पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या हो जाएगा, आर पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन में आपकी बार जो सैंपल पेपर है हमारा 2024-25 में जो आया है उसका एक इसी से क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छा है आपके लिए, देखिए जैसे ये हमने ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया, जैसे मान लीजिए एक एक्सरसाइज है, उसका ए पॉइंट है यहाँ पे जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है बेटा, ओरिजिन पे, और इससे एक्स एक्सिस पे एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, बी पॉइंट है, और इसके वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर पर बेटा एक पॉइंट और है सी। तो अब बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे कितना होगा बेटा, ये हम पूछा क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू था बेटा, ये भी एमसीक्यू है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब तो मैं बता देता हूं कि जो हमारा पॉइंट है ओरिजिन पे ये रखा हुआ चार्ज, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि ये सेम रीजन में रखे हुए हैं बेटा। और एक पॉइंट समझाना बताना भूल गया कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, ये क्या बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। जब ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, जो पॉइंट हैं, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं तो ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम रहने वाला है। ठीक है ना, तो वी ए इज इक्वल टू वी सी, बट जो वी बी है एक्स डिस्टेंस है बेटा, आपको पता होगा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, और नहीं पता है तो बेटा एक फॉर्मूला और बता देता हूं आपको मैं, v इज इक्वल टू k q अपॉन r, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम निकालते हैं, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है तो डिस्टेंस जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो v घट जाएगा, जब v घट जाएगा तो बेटा b पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज कंपेयर टू a या एज कंपेयर टू c क्या है, कम है। तो va
इज ग्रेटर देन वीसी नहीं वीबी, और वीसी इज ग्रेटर देन वीबी। इनमें रिलेशन कोई सा भी देख लीजिए, शायद वो जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये इसका आंसर था, ठीक है। तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन जिस प्रकार हम बता रहे हैं वो ये है, ठीक है बेटा, क्लियर है, करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा क्वेश्चन जो है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, तो पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो क्या होती है, सबसे पहले बताते देता हूं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बहुत होते हैं, ये ऐसी वेव होती है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं तो कौन सा है, सुन लेना बेटा, पहला है एक्स गामा रे, एक्स रे, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा हीट वेव और बीटा रे, हीट वेव और बीटा वेव। देखो गामा रे तो होती है, ठीक है ना। एक तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उनको याद करने का एक शॉर्ट तरीका शायद मैंने जिस प्रकार याद किया था वो आपको याद करने की कोशिश कराता हूँ। देखो हिंदी मैंने याद किया था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ बेटा, ठीक है। और तो मैंने उसी प्रकार मैंने याद किया था, देखिए रा मा आ द पी एक्स जी, रा से रेडियो वेव, चलो इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा, रेडियो वेव। मा से माइक्रोवेव, आ से था अवरक्त, ठीक है ना। तो इंफ्रारेड वेव, अवरक्त को बोलते हैं बेटा इंफ्रारेड वेव। दा से था दृश्य, विजिबल वेव। पी से था बेटा पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज वेव। एक्स से एक्स रेज और जी से गामा रेज। पता है इसके साथ में कॉस्मिक वेव भी होती है। और तुम्हें पता है देखो ये जो कॉस्मिक वेव है, गामा वेव है, एक्स रेज है, इनके साथ में हीट वेव भी जनरेट होती है। ये सभी मिला के क्या है बेटा, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन इसमें जो बीटा वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये है रेडियो एक्टिव वेव। क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव वेव। ये जो रेडियो एक्टिव वेव है कैसे बताता हूं मैं तुम्हें, जैसे हमारा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन जो होता है उस प्रोसेस के द्वारा ये जो रे है बीटा वेव्स तब निकलती है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर था, ये पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सी वेव्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो बेटा ये कौन सा होगा, बीटा वेव, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। और अच्छे हमें आपको बता देता हूँ बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी आपको जानकारी हुई कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है। ठीक है आगे करते हैं बेटा, हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए टू कॉइल्स एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड इन ए सर्किट सच दैट व्हेन करंट चेंज बाय 2 एम्पियर इन कॉइल एक्स। जैसे मान लीजिए दो कॉइल है हमारे पास में बेटा, एक कॉइल ये है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है एक्स, ये क्या है बेटा वाई। जब एक्स में 2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज बाय 0.4 इन वाई। इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है बेटा 0.4 वेबर का होता है।
किसका होता है 0.4 वेबर का होता है। अब क्या कह रहा है ये, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी बेटा, कितना इजी क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो सुनो, ये भी बेटा डायरेक्टली फॉर्मूले से दे रखा है क्वेश्चन। अब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला नहीं पता है तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, देखिए सुनो। m इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा आई। वैसे तो आपने पढ़ा होगा फाइव इक्वल टू एम आई, ये क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन डेल्टा फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा एम डेल्टा आई, क्योंकि इसमें जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम है तो चेंज इन करंट भी कम होगा। तो m इक्वल टू डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा आई, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा फाइव कितना है 0.42 एम्पियर, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 0.2 हेनरी। क्या हो जाएगा बेटा 0.2 हेनरी। ये इजीली क्वेश्चन था और ये तो आप कर सकते हो, यू कैन इजीली क्वेश्चन बेटा, ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है बेटा, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। क्या हुआ, आपने गॉस थ्योरम पढ़ी, गॉस थ्योरम वो बात नहीं कर रहा हूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दे रखी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले जो चैप्टर में दे रखी है वो नहीं बेटा, मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड वाले की। तो आपने पढ़ा होगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है का जो सरफेस इंटीग्रल, जिसे क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। चलो बता देता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द क्लोज लूप, ठीक है, ये होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो फाई इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेशन बी डी ए, या डी एस बोल दीजिए बेटा। तो गॉस थ्योरम क्या बेटा, गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये पता है आपको, ये पता होगा कि जो हमारा मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने पढ़ा होगा, उसमें मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस आती हैं। 4 इक्वेशंस में से एक इक्वेशन इसी की इक्वेशन होती है जो BDS इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a closed loop is equal to 0। तो phi is equal to BDS is equal to कितना बेटा 0, ठीक है ना। ये आपको थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तक मेरे को लगता है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा सॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। आप अपनी इसकी अलग नोटबुक बनाए ना, ठीक है ना, जिससे कि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए एक बार रिवीजन करोगे, जिसके बोर्ड की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और देखिए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्या होगा, देखो, पार्टिकल्स विच कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग द केमिकल प्रॉपर्टी। देखो कुछ पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनको बिना केमिकल प्रॉपर्टी के किसी भी एटम में हम ऐड कर, न्यूक्लियस में हम ऐड कर सकते हैं एटम के
न्यूक्लियस में। तो वो क्या होते हैं, पहला है न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल। तो बेटा ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इनमें से पूछा हमें। तो जो न्यूट्रॉन है उसका कोई चार्ज ही नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं विदाउट केमिकल चेंज। वरना अगर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स को हमें किसी उसमें ऐड करना होता है केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन को नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है बेटा। क्लियर है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा, इसमें देखो कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का कंसेप्ट लेते हैं। वहां पर अगर एंगल थीटा बैठ रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में वही एंगल 90 माइनस थीटा होता है। सर ये हमने कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे हो सकता है। आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है? उस जैसे कोई भी सर्कुलर वायर ले लिया, सर्कुलर वायर की एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी एक्सिस पर ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो बेटा तुम्हें पता, जहां पर एक तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड में cos थीटा लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में sin थीटा ले लेते हैं, b sin थीटा, b cos थीटा, यही एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंसेप्ट लेते हैं, क्योंकि जहां पर हमने थीटा ले रखा है तो वहां पर 90 माइनस थीटा होगा, अगर इधर cos थीटा आया है तो वहां पर cos 90 माइनस थीटा का sin थीटा हो जाएगा, तो एक sin थीटा वाला कंसेप्ट हो जाएगा, एक cos थीटा वाला कंसेप्ट होगा। ठीक है ना? तो यही एक छोटा सा फॉर्मूला है, हम यूज करेंगे इसमें और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, और इसके लिए अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो बेटा मैं 2 से 3 डेरिवेशन, 3 से 4 डेरिवेशन में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल का कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये हमने 90 ये थीटा ले लिया, उधर हमने यही डेरिवेशन sin to sin लिया था, तो वहां पे इधर cos थीटा है तो वहां पे sin थीटा लेते हैं, क्यों लेते हैं पता ही नहीं चलता ये। ठीक है, क्वेश्चन गलत दे रखा है, कंफ्यूज करते हैं काफी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कल इसको चलो क्लियर करता हूँ एक शॉर्ट वीडियो डाल के। ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो तो नहीं हो पाएगी, लॉन्ग वीडियो ही हो जाएगी। ठीक है ना, उससे हम क्लियर करेंगे। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, सर्कुलर कॉइल है जिसमें 20 टर्न्स है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? 20। ठीक है बेटा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? 20 है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है बेटा, रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, इसको बोल सकते हैं 10 into 10 to the power -2 मीटर। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, चलो अच्छी बात है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। बी की वैल्यू कितनी दी बेटा? 0.10 टेस्ला। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, यहां पर यही बात है। तो थीटा की देखो, जब नॉर्मल टू द प्लेन है तो थीटा की वैल्यू जो ली जाएगी, तो 90 माइनस में 90 लिया जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में जाके, तो ये हो जाएगा एंगल बेटा 0। क्या हो जाएगा? 0। वेरी गुड। अब क्या है कि इफ द करंट 5 एम्पियर कॉइल में, एक जो कॉइल ली है हमने बेटा उसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, तो 5 एम्पियर का करंट हमने इसमें फ्लो करा दिया, अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? ये जो कॉइल ली है बेटा, ठीक है ना, हम इस प्रकार की ना लेके हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं, अच्छी बात है, जो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉइल इस प्रकार की हो सकती है, लेकिन हम उसमें रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, जो आपने डेरिवेशन पढ़ा होता है ना वो आप क्लियर कर देंगे। तो इस प्रकार की कॉइल ले ली हमने, जिसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो पहले टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं ना, टॉर्क की वैल्यू होती है बेटा एम बी साइन थीटा।
आपको कुछ पता हो तो एम की वैल्यू होती है एन आई ए होता है, एन पता है हमें और आई भी पता है, लेकिन ए नहीं पता है, ए होता है एरिया। तो एरिया ऑफ द कॉइल, रेडियस दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो रेडियस को पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में है बेटा, ये इसको ये भी रेक्टेंगुलर लूप भी नहीं है, इस सर्कुलर फॉर्म में दे रखी है। तो पाई आर स्क्वायर से पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी होता है यहाँ पे 10 × 10⁻², इसको लिख सकते हैं बेटा 10⁻⁻1 मीटर, तो इसको 10⁻⁻1 मीटर का होल स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 22/7 × 10⁻², मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, चलो जैसे में इतना झंझट करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा समझिए कैसे पहले। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी बेटा एन, एन कितना है 20, आई की वैल्यू कितनी बेटा 5 एंपियर, ए की वैल्यू कितनी 22/7 × 10⁻²। अब बी की वैल्यू कितनी बेटा 0.10 into sin 0। अब आपको इतना तो क्लियर होगा कि sin 0 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो टॉर्क कितना आ गया 0। तो मैं यहीं से समझ जाना चाहिए था कि टॉर्क की वैल्यू 0 ही आएगी। टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, ठीक है ना, जब mb sin थीटा तो इजी क्वेश्चन बेटा, थीटा की वैल्यू 0 लगाइए, बाकी हमें जो वैल्यू है उनको भी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हेल्ड पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर एज ऑन फिगर। क्या कह रहा है कि दो प्लेट्स हैं बेटा, और इस फिगर में जिस प्रकार समझा रखा है उस प्रकार रखी हुई है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सेकंड में दे रखा है 3 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा देखो क्वेश्चन कैसा है, जैसे एक प्लेट है ये और एक प्लेट ये है बेटा, और इस पर प्लस सिग्मा होता है, इस पर माइनस सिग्मा होता है। ये रीजन होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड होता है, ठीक है। अब इतना तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे चलो वैसे एक बार क्लियर कर देता हूँ, ई की वैल्यू होती है ई सेकंड में, रीजन सेकंड बेटा, सेकंड रीजन में दे रखा है 3 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ई फर्स्ट में और ई थर्ड में वो बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा, क्यों होगा पता कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी माइनस सिग्मा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है विद अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन का मतलब ये है कि एक जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक जो प्लेट है दूसरी पर बड़ा नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज एक पर है और दूसरी पर पॉजिटिव चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद हो तो। लेकिन जो बाहर आती है बेटा वो आती है 0। हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो हमें एप्सिलॉन नॉट जो दे रखी है उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अगर आपको वैल्यू ये नहीं पता है तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10⁻10, ठीक है बेटा, 10 16 नहीं है 10 है, मल्टीप्लाई 8.85 × 10⁻12। अब ये -10 है, ये -12 है, ये हो गया बेटा -22। अब इनकी 3 की मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 3 8 जा 16, गलत हुआ बेटा, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, और 3 8 जा 24, और 24 और 2 कितने होते हैं बेटा 26, और यहाँ पे आएगा पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁻22। सिग्मा की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास में
2.655 मल्टीप्लाई 10⁻21 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, है ना इजी क्वेश्चन। देखो अगर अगर आप अभी भी हमारे पास में काफी दिन बचे हुए हैं जिसके द्वारा हम फिजिक्स को इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे बेटा, मेरे साथ में इसी प्रकार लगे रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको बोर्ड के वहां पे। तो बच्चों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए हम लेकर आए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे तो पता नहीं शायद ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है ना, पहले तो मैं आपको स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा, फिर सर्कुलर वायर के सेंटर पर निकालना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में बायो-सैवर्ट लॉ बताने वाला हूँ बेटा, और बायो-सैवर्ट लॉ के बाद में ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो करते हैं बायो-सैवर्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है ना, इजी बायो-सैवर्ट लॉ। देखो बायो-सैवर्ट लॉ की क्या होता है, दो साइंस ध्यान रखना, ये दो साइंटिस्ट जो होते हैं बेटा खतरनाक होते हैं। जहां भी दो साइंटिस्ट मिले कुछ ना कुछ खुरापात कर जाएंगे और आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि ये दो साइंटिस्ट हैं, बायो और सैवर्ट, ये दो हैं बेटा, ये खुरापात कर जाते हैं। अब ये क्या है कि एक वायर लिया उन्होंने और वायर लेने के कारण क्या किया, उसमें करंट फ्लो करा दिया। और जब करंट फ्लो कराया तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई। अब उस तरफ कैसे बन गई, देखो ये पता बनाने का तरीका ये था कि उन्होंने देखा था, जैसे उनकी थ्योरी उन्होंने कुछ पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, पता नहीं ऐसी कुछ थ्योरी थी होगी। लेकिन जैसी उन्होंने वायर जैसे लिया बेटा, वायर में करंट फ्लो कराया, तो करंट फ्लो कराने के कारण क्या हुआ कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, क्योंकि वह छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। या कोई भी एक कोई भी एक मैग्नेट ले ले बेटा, मैग्नेट को भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया था। जब मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया तो इसका मतलब ये होता है कि वह अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। आपने 10th क्लास में भी इजीली पढ़ रखा है कि जैसे कोई भी वायर है, वायर में एक करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करने के कारण वह मैग्नेटिक फील्ड बना देता है इजीली। तो उन्होंने भी ये ले ली, चलो ठीक है भाई एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं या कोई भी एक मुड़ा हुआ वायर ले लीजिए, तो किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है तो छोटा सा पॉइंट हम क्लियर करा देते हैं बेटा, ये पॉइंट पी ले लिया हमने, यहाँ से ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये है बेटा छोटा सा करंट एलिमेंट टीएल। करंट एलिमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, करंट एलिमेंट यहाँ पे क्या बेटा वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं पूछा गया तो सैंपल पेपर में मैंने देखा था। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने बता दिया कि जो जो करंट एलिमेंट है बेटा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इन्होंने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा डायरेक्टली होता है करंट के, कितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। डीवी इज डायरेक्टली टू डीएल, जो करंट एलिमेंट है यहाँ पे जो छोटा सा लिया हमने उसको हम बड़ा ले ले, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब डीवी इज डायरेक्टली टू साइन थीटा, मतलब थीटा क्या है यहाँ पे मेन पॉइंट है, तो साइन थीटा तो ये चलो हम ले लेंगे, थीटा है एंगल बिटवीन ये जो करंट एलिमेंट है और पोजीशन वेक्टर आर है, इसके बीच का एंगल है। याद रखना करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल होता है ये, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो तब तीनों चारों फंक्शंस को हम मिलाते हैं तो dv इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा म्यू नॉट आई dl sin थीटा ओवर आर स्क्वायर, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। डायरेक्ट लिख दिया बेटा, नहीं लिखते डायरेक्ट नहीं लिखते बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, के यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन ले लेते, चलो छोड़ो। dv इक्वल टू कितना हो जाएगा के म्यू I dl sin theta is equal upon r square।
और k की वैल्यू म्यू नॉट ओवर 4 पाई होती है, एज यू नो दैट म्यू नॉट ओवर 4 पाई k की वैल्यू होती है, मीडियम पर डिपेंड करती है बेटा। जब k की वैल्यू ये होती है तो d भी निकाल लीजिए, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा। अब हम बताते हैं आपको एक सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक क्या होती है। ठीक है, सर्कुलर वायर के कारण इसमें बायो-सेवर्ट लॉ है। स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक और सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक कांसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कोई स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। जब करंट फ्लो करता है तो बेटा ध्यान रखना उसके उसके कुछ ना कुछ एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कुलर लाइंस बनती है। जब कंसेंट्रिक सर्कुलर लाइंस बनती है बेटा, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। और आपको शायद थोड़ा सा कुछ पता हो तो यही जो होता है ना बेटा, यही इसी को निकालते हैं हम, क्या कहते हैं, एम्पियर्स लॉ में। एम्पियर्स लॉ से इसी को निकालते हैं। तो बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई। बी डी एल कितना हो जाता है, म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू होती है ना, ये जो होती है वो यही होती है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाता है जी। ठीक है, एक सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2r। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पाई आता है और यहाँ पे आता है कुछ नहीं आता है, पाई हटा देते हैं वहां से, क्योंकि इस ये जो है सर्कुलर है, ये स्ट्रेट वायर के कारण पाई लगा देंगे, नहीं जो सर्कुलर है तो उसके कारण पाई हटा देंगे बेटा। ठीक है, अब क्या होगा उस समय बता, ये जो ट्विस्ट है ये है कि ये जो हमने बायो-सेवर्ट लॉ होता है, छोटा सा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कराया है, इसकी सहायता से वी हैव टू प्रूव द बाय एम्पियर्स लॉ। ये प्रूफ करना है, और मुझे नहीं पता ये शायद क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, लेकिन करा देते हैं जब पूछा है क्वेश्चन में तो देखो। ठीक है ना, इसमें जो सेक्शन सी है क्वेश्चन नंबर है, तो उसको हम कराने की कोशिश करते हैं बेटा, इजी है। ठीक है, कॉपी करेंगे बेटा, इसको करें। जो हम क्वेश्चंस को लेकर आए हैं उसमें बायो-सेवर्ट लॉ की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड से फिर हम एम्पियर्स लॉ को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया कि एक वायर ले लिया, वायर में करंट फ्लो करा आई, और इसके कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं बेटा, ये जो डी थी, ठीक है, इस प्रकार ये हो गया बेटा हमारा ए, ये बी, सी डी ई, यहाँ पे डॉट डॉट बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये जब एक चक्कर लगा देगा ना बेटा, तो ये 90 डिग्री 2 पाई मतलब 360 डिग्री एंगल बना देगा। तो यहाँ पे मान लीजिए डी थीटा 1, डी थीटा 2, डी थीटा 3 और डी थीटा 4 डॉट डॉट सो। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बेटा r1, r2, r3, r4, r5, और ये जो है डिस्टेंस बेटा dl1, dl2, dl3, dl4 ले लिया। तो इतना कंसेप्ट तुम्हें बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे जो d थीटा 1 प्लस में d थीटा 2 प्लस में d थीटा 3 प्लस में डॉट डॉट सो ऑन करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 पाई बराबर। और यहाँ पे जो एंगल होता है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना बेटा डी थीटा 1, तो कितना डी एल 1 ओवर r1, डी थीटा 2 इक्वल टू कितना जाएगा डी एल 2 ओवर r2। ठीक है ना, और डी थीटा 3 डी एल 3 बट्टे r3। ये पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिया। अब हम बायो-सेवर्ट लॉ लगाते हैं बेटा, बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे तो इनफाइनाइटली वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बेटा, प्रूफ तो करना, प्रूफ करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो बायो-सेवर्ट लॉ से कितना आता है बेटा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r1। ठीक है ना, ये B1 हो जाएगा।
इसी प्रकार B2 कितना निकालेंगे बेटा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई R2 और डॉट डॉट सोन करेंगे तो बेटा इसी प्रकार। अब क्या करना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एम्पियर्स लॉ तो तुम जानते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमें लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा। टेकिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, टेकिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का हम लाइन इंटीग्रल लेंगे तो देखो जैसे B1 का लेंगे बेटा, B1 dl1 इंटीग्रेशन प्लस में B2 dl2 इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जो हम करना चाहेंगे वो होगा वैसे, ठीक है, प्लस में इंटीग्रेशन में Bn dln, ठीक है, ये हो जाएगा। अब B1 की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई R1, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई R1 और dl1 इंटीग्रेशन में म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई R2 dl2 इंटीग्रेशन। इसी प्रकार प्लस डॉट डॉट सोन करेंगे तो बेटा इंटीग्रेशन में म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई RN और dln, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, तो कॉमन ले लिया हमने, इंटीग्रेशन करते हैं dl ओवर R1 dl1 बटे, और इसी प्रकार कॉमन ले लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन dl2 बटे R2 प्लस में डॉट डॉट इंटीग्रेशन dl2 बटे RN dln बटे RN। अब इनका ये जो वैल्यू है बेटा, ये कितना है, d1 d2 d3, ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू d1 प्लस में d2 प्लस में dn, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 पाई के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा b dl सभी को मिला के इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, इंटीग्रेशन कितना आएगा b dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हमने जो बायो-सेवर्ट लॉ लिया था बेटा, बायो-सेवर्ट लॉ से और मैं जो एम्पियर्स लॉ है उसको इजीली प्रूफ कर दिया है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आज के लिए इतने काफी बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और आपको सॉल्व कराएंगे। लगे रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।